बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के अहवाल की। ट्रेडिंग का अहवाल आज बड़ा ज़बरदस्त देखा गया। मार्केट का आगाज़ भी ग्रीन जोन के साथ हुआ। स्टॉक ब्रोकर्स ने बड़ी जम के खरीदारी की, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स 6 साल बाद बुलंद तरीन सतह को छू गया। जी हाँ, 6 साल पहले 100 इंडेक्स की पोजीशन 49,000 की थी और आज हमने देखा कि उसको ब्रेक करता हुआ 100 इंडेक्स 49,400, 49,300 की बाउंड रेंज एक्टिविटी पर ट्रेड हुआ। और बड़ी खुशहाल बात है कि सरमाएकारों ने जमकर खरीदारी की, जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई आज स्टॉक मार्केट के अंदर। और हाई लेवल इंटरडे का 49,400 था और लो लेवल 48,700 का था। 640 पॉइंट प्लस हुआ 100 इंडेक्स आज ट्रेडिंग के दौरान। खास तौर पे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में हमने खरीदारी देखी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ब्रोकर्स ने खरीदारी की। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में भी नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ओवरऑल 48 मिलियन वॉल्यूम का काम हुआ। तो कराची स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, जिसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं? जी हाँ, उसकी बुनियादी वजूहत ये हैं कि अनाउंसमेंट सीजन्स के पॉजिटिव नताइज आए, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। फिर इंटर बैंक और रुपये मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। फिर ऑटो सेक्टर के अंदर आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई। ऑटो सेक्टर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ ट्रेडिंग के दौरान। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ पाक सुजुकी के शेयर्स की, तो उन्होंने कल एक लेटर लिखा था स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को। उन्होंने कहा था कि हमारे जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मार्केट से तमाम शेयर्स उठा लिए जाएँ और फिर उसको डीलिस्ट कर लिया जाए। तो ये प्रैक्टिस पहले भी हमने माजी में देखी है मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से, और इस हवाले से मुशावरती इजलास 19 अक्टूबर को बुला लिया है कंपनी ने। और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज को इस हवाले से आगाह करेगी कि आया कि वो मार्केट से जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं उनको स्किप कर लिया जाए और डीलिस्ट कर दिया जाए, ताकि बड़े शेयर होल्डर्स जो हैं वो सुजुकी कंपनी के वो अपने पास शेयर्स रख लें। ये राय दी है बड़े शेयर होल्डर्स ने कंपनी को, और इस हवाले से कंपनी ने मुशावरत करनी शुरू कर दी है। इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आज हमने देखा और इसी की वजह से ऑटो सेक्टर आज ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुआ। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे करेंसी मार्केट में इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर की। तो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में आज भी हमने कमी देखी। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता हुआ, 278 रुपये 58 पैसे से गिरकर 277 रुपये 58 पैसे का हो गया। और ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपये की कमी देखी गई, 278 रुपये से कम होकर ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये का हो गया। बहुत खुशहाल बात है, जो गैप था 8% का इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का, वो अब कम होकर 1% से भी कम रह गया है। एक वक्त था ओपन मार्केट में डॉलर 333 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था और अब कम होकर इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में 277 रुपये का हो गया। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह को छू गया था और अब वो कम होकर 277 रुपये 58 पैसे पर आ गया है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुसलसल डॉलर बढ़ेगा तो इसका दबाव बैरूनी कर्जों पर भी आएगा, हमारी इंपोर्ट बिल की अदायगियों पर भी आएगा, हमारा रुपया डिवैल्यू होगा। लेकिन अब जाकर हमने क्रैकडाउन शुरू किया सट्टाबाजों के खिलाफ, ग्रे मार्केट के खिलाफ, जिसकी वजह से रुपये की कदर में हम मुसलसल बेहतरी देख रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद बेहतरी की तवक्को है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुआशी मसाइल से दिलबर्दाश्ता होकर बैरून ममालिक मुंतकिल हो रही है। इसमें स्किल वर्कर्स भी हैं और इसमें अनस्किल वर्कर्स भी हैं। जब किसी भी मुल्क की GDP यानी मुआशी तरक्की की शरह 7% से कम होती है तो वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती है, वहाँ पर महंगाई बढ़ती है, वहाँ पर करप्शन और अमन अमान की ख़राब सूरत हाल पैदा होती है। और इसी से दिल बर्दाश्ता होकर हम देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से पाकिस्तानी बैरून ममालिक मुलाजमत के हवाले से जा रहे हैं और इस वक्त हमारे मुल्क की GDP 1% से भी कम है। और रवा माली साल के अख्ताम तक हमारी GDP एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि 1.7% हो सकती है, IMF ने कहा है कि 2.5% हो सकती है। हमारा खुद का टारगेट है कि 3.5% हो, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और इस प्रोग्राम में आज ब्रेन ड्रेन के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू होगी। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट, फार्मासिस्ट, जितने भी ये पढ़ा लिखा तबका है, स्किल वर्कर्स, ये पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और अनस्किल वर्कर्स भी पाकिस्तान से बड़ी तेज़ी से बाहर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुल्क में बेरोज़गारी की शरह में, गुर्बत की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके दूसरा रुख डिस्कस करूँगा इस प्रोग्राम में, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे मुल्क में रेमिटेंसेज आएंगी। जब हमारे मुल्क में रेमिटेंसेज आएंगी तो उसका फ़ायदा बराह रास्त हमारे रिजर्व्स पर होगा।
इस हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे बड़ी तफसीली। इसके अलावा आज मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि गवर्नर स्टेट बैंक मराकश में है और उन्होंने IMF ये एक मीटिंग है उसमें उन्होंने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं, मुआशी इस्तेहकाम आया है, महंगाई की शरह में कमी हुई है। उनका मज़ीद कहना था कि महंगाई मई में 38% की बुलंदतरीन सतह को पहुँच गई थी, जो सितंबर में 31.4% पर आ गई है। आइंदा आने वाले दिनों में इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हो जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट की शरह में कमी आएगी। ये तमाम उन्होंने गुफ्तगू की है मराकश में। IMF का एक इजलास हो रहा है वहाँ पर और बहुत सारे बैंक्स हैं। उस मीटिंग में, उस इजलास में उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने खिताब किया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कैनेडा का दौरा पाकिस्तान होगा। ट्रांसपोर्ट कैनेडा 4 दिसंबर से कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करेगा। ट्रांसपोर्ट कैनेडा की 2 रुकनी टीम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑडिट और स्टेटमेंट जो हैंडलिंग और टेकिंग होती है सामान की, उसके लिए वो आ रही है और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी है और बड़ी अच्छी बात है कि वो आएगी, ऑडिट करेगी। इससे हमारा जो फ़्लाइट ऑपरेशन है, हमारे मुल्क से जो फ़्लाइट ऑपरेशन का सिलसिला जारी होता है बैरून ममालिक, उसके ऊपर एक अच्छा साल मुरतब होंगे और एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मजबूत है, पायदार है। सिक्योरिटी के हवाले से, हैंडलिंग और टिकिंग के हवाले से ये दौरा होगा और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारी भी कर ली है कि उनको क्या प्रेजेंटेशन देंगे। ब्रेन ड्रेन के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, बड़ी तफसीली करेंगे। कितने लोग पाकिस्तान से बाहर गए जनवरी से लेके अगस्त तक और कौन कौन से शोबे से लोग जा रहे हैं, कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा जा रहे हैं विज़िट वीज़े पर और तालीम के हुसूल के लिए लोग जा रहे हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के अलावा जो प्राइवेट तौर पर लोग बाहर जा रहे हैं, उन सबको अगर मिला लें मजमूई तौर पर तो कितने लोग पाकिस्तान से जा चुके हैं, ये तमाम अदाद-ओ-शुमार आज प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान से तेज़ी से शहरियों का इनखला जारी है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मुआशी बदहाली से तंग आकर शहरी बैरून ममालिक मुंतकिल हो रहे हैं मुलाजमत के हुसूल के लिए। जाहिर सी बात है हमारी GDP बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। हमारे पास इन्फ्लेशन की फिगर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हमारे पास लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स माइनस में चले गए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल नहीं हो रहा है। फिर डॉलर और रुपये की पैरिटी हमारी आउट है, लिक्विडिटी क्रंच अभी भी है हमारे मुल्क में। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसके इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे बिजनेस सेक्टर पर, ट्रेड सेक्टर पर आए और जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हुए और इसी की वजह से लोग बैरून ममालिक मुंतकिल हो रहे हैं। ब्रेन ड्रेन का सिलसिला तेज़ी से जारी है और साल 2023 में अगर मैं ब्रेन ड्रेन की बात करूं, इसका एवरेज निकालूं तो अगस्त तक, यानी जनवरी से लेके अगस्त तक 5,40,000 लोग सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरून ममालिक मुंतकिल हुए। अब अगर मैं इसमें सितंबर और अक्टूबर भी लगा लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा विजिट वीज़ा और तालीमी हुसूल के लिए जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं उसके अदाद-ओ-शुमार इसके अलावा हैं। इस तमाम टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं अदनान पराचा, तर्जुमान हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। अदनान साहब, पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। अब तो स्किल वर्कर्स भी, यानी तालीम याफ्ता तबका भी पाकिस्तान से तेज़ी से बाहर जा रहा है, बैरून ममालिक मुंतकिल हो रहा है, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, टीचर्स हैं, मैनेजर्स हैं। ये बाहर जो जा रहा है तबका हमारा तालीम याफ्ता, इसको आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी। गिलानी साहब देखें, हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे कोविड के बाद हमारा जो पूरी ग्लोबल जो है ओपनिंग जो हमारी हुई है वो 2022 से हुई है। तो हमारे पास 2020 और 2021 के अंदर जो वर्क फोर्स थी पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड वो कहीं पे भी डिप्लॉय नहीं हो सकी थी और कंपनीज़ वगैरह और जितनी भी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए थे और जो वर्क फोर्स है अपने-अपने मुल्कों को वापस चली गई थी। 2022 में जो हमारी वर्क फोर्स तकरीबन 8,29,000 के करीब गई है, वो बहुत अच्छा फिगर था और 2023 के अंदर जो वर्क फोर्स जो इस टाइम पे तकरीबन ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब जा चुकी है पाकिस्तान से, ये मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 7 से 7.5 लाख वर्क फोर्स होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास बैकलॉग वर्क फोर्स का अवेलेबल है। हमारे कोविड के बाद हमारे वो चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक नहीं मिल पा रही दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, कि जिसकी वजह से हम अपनी जो हमारे पीछे जो बैकलॉग वर्क फोर्स का है
उनको भी पाकिस्तान से बाहर भेज सकें। तो ये आपकी निगाह में पॉजिटिव या नेगेटिव, इनमें इसको हम किस जी, तनाजुर में लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे? अगर पॉजिटिव एग्जैक्टली लेते हैं मैं तो ऑब्वियसली रेमिटेंसेस पे फिर अच्छे असरात आने चाहिए, और अगर नेगेटिव लेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से लोग बदहाली से परेशान होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं और मुलाजमत के हवाले से जा रहे हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इस टाइम पे जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं थोड़ी-सी, वो हमारे इस टाइम पे उसके ऊपर प्रेशर है। हमारा डॉलर के ऊपर, हमारे पाक रुपीज़ पे प्रेशर है, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ी डाउन हुई हैं हमारी। तो जिसकी वजह से हमारी वर्कफ़ोर्स इधर अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हुई है, जिसमें हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग और मैनेजरियल पोस्ट के जो लोग हैं, जी। वो उनकी फ़िगर जो है थोड़ी-सी ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट की। इस साल 2023 के अंदर देखने में जाओ, उसकी वजह से वो वर्कफ़ोर्स थोड़ी हमारी ज़्यादा गई है। जहाँ तक अब इसको मैं दूसरे एंड पे देखूँ, तो ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी रेमिटेंसेस में इज़ाफ़ा होता है। जैसे कि अभी आपने सवाल किया कि रेमिटेंसेस में इज़ाफ़ा क्यों नहीं हो पा रहा फिर, उसकी वजह ये है कि हमारे पिछले अरसे के अंदर जो हमारे रेमिटेंसेस के ऊपर जो प्रेशर रहा है डॉलर और पाक रुपीज़ के गैप की वजह से, जी। 30 से 40 रुपए का, उसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस में कमी आई है। लेकिन जो हमारे वफाकी इदारे और हमारी निगरान गवर्नमेंट इस टाइम पे जो इकदाम कर रही है, और इस टाइम पे जो क्रैकडाउन्स हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले महीनों में इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, क्योंकि हमारा फिस्कल ईयर 2023 का स्टार्ट जुलाई के महीने का जो रेमिटेंसेस का हुआ था, $2 अरब का हुआ जी। था, जो कि अगस्त के अंदर 2 अरब 10 करोड़, और अभी सितंबर में हमारे 2 अरब और 20 के करोड़ के करीब ही है। तो हमारी ग्रेजुअली रेमिटेंसेस थोड़ी-थोड़ी इंक्रीज़ हो रही हैं, टारगेट अचीव लेकिन कर पाएंगे हमें अब अपनी रेमिटेंसेस का? अगर थोड़ी थोड़ी हम अचीव कर रहे हैं फिगर्स को माहाना बुनियादों पर, तो आप समझते हैं कि सालाना बुनियादों पर हम अपने रेमिटेंसेस के हदफ को अबूर कर पाएंगे या हासिल कर पाएंगे? देखें, इसके अंदर हमारे जो है जो इस टाइम पे जो ऑपरेशंस हुए हैं, क्रैकडाउन्स वगैरह हुए हैं, उसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में पड़ेगा। और हम अगर टारगेट जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने जो टारगेट $33 अरब का रेमिटेंसेस का रखा था, जो कि एक्सपोर्ट का टारगेट था, वो $30 अरब के करीब रखा गया था लास्ट, हमारे जो अभी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने रखा है 2023-2024 के लिए। और जो हमारा जो रेमिटेंसेस का टारगेट है, वो $33 अरब है। जो हमारा स्टार्टिंग हुआ है 2023 से 2024 का फिस्कल ईयर, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी स्टार्टिंग है इतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन ये है कि हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ऑन बोर्ड लेना होगा। हमें उनके लिए स्कीम्स और ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान्स इंट्रोड्यूस करने होंगे पाकिस्तान में, ताकि हमारा वो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि गल्फ स्टेट्स में रह रहा है, और जो कि आपके यूरोपियन स्टेट्स में रह रहा है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसके अंदर 2 फ़ॉर्मूला समझने की ज़रूरत है, कि हमारे जो मोस्टली जो गल्फ स्टेट्स के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, वो अपने घरों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान पैसा भेजते हैं अपने मुल्क में। क्योंकि वहाँ पे हमारी मोस्टली 70 टू 80% जो हमारी कैटेगरीज़ हैं, वो लेबर कैटेगरी में वर्कफ़ोर्स जाती है। और हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सैलरी पैटर्न बेहतर है, और वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के साथ आते हैं। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी लाने पड़ेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, और साथ के साथ हमें उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा इन शेप ऑफ कैश। इंसेंटिव्स तो हम दे ही नहीं सकते ना। आईएमएफ ने कहा है कि कोई इंसेंटिव्स नहीं देने आपने, कोई एमिनिसिटी नहीं देनी, कोई सब्सिडी नहीं देनी। अब तो हमने सिर्फ पॉलिसी देनी है, और वो पॉलिसी के ऊपर हमने अमल दरामद करना है। अगर हम वो पॉलिसी भी नहीं दे पाएंगे तो जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जा रहे हैं हमारी वर्क फोर्स, तो वो उसको तो फिर हम ज़ाया कर देंगे। आप नहीं समझते कि हमें इम्प्रेसिव पॉलिसी देनी है विदाउट एनी इंसेंटिव? देखिए, इसमें हम जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो हमें आईएमएफ को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। हमारे जितने भी अभी लास्ट मंथ में भी हमने कोई इस्लाहात करनी थी, तो हमने आईएमएफ के से उसकी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था। तो अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई अप्रूवल के लिए अगर आईएमएफ को ऑन बोर्ड लें, और उनसे हम सिफ़ारिशात और गुज़ारिशात करें, तो मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ भी हमें ऑन बोर्ड लेगा, और मगर हमारे अदनान साहब, ओवरसीज़। गुज़िश्ता हुकूमत ने जब बजट पेश किया था तो इंसेंटिव्स दिए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो आईएमएफ ने उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया था और फिर वो वापस लेने पड़ गए। नहीं, देखिए, जो लास्ट ईयर अभी जो बजट पेश किया गया, उसके अंदर एज़ सच कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इंसेंटिव नहीं था। उसके अंदर तो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने सीआईपी लॉन्च और असला मतलब डॉलर लाने की लाइसेंस एक भी हद दिए। तो मुकर्रर कर दी थी ना उस बजट के अंदर। ये तो एक इंसेंटिव दे दिया था ना अदनान साहब।
देखें देखें आपने जो बजट बजट के अंदर जो टारगेट रखा गया था 33 अरब डॉलर का, वो 33 अरब डॉलर का हम टारगेट उस सूरत में अचीव नहीं कर सकेंगे जब तक हम कोई इंसेंटिव प्लान्स नहीं देंगे। आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी इसको ऑफर कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पैसे की सिक्योरिटी मांगते हैं, ताकि अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे और हम प्रॉपर्टी साइट पे लैंड के अंदर अगर कोई हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को सस्ता स्कीम ऑफर कर दें, तो उसके अंदर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताया दान साहब, टिल नाउ 6 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा चुका है सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करूं आपसे प्राइवेट सेक्टर की, जो विजिट वीज़े पे बाहर जा रहे हैं, जो स्टूडेंट वीज़े पे बाहर जा रहे हैं, तो अगर मैं वो आदाद-ओ-शुमार भी शामिल कर लूं, तो कितना पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा चुका है? देखें, विजिट वीजे का कोई ऐसा फिगर नहीं होता, क्योंकि विजिट वीजे के ऊपर हमेशा वही लोग बाहर जाते हैं जो कि एजुकेटेड होते हैं या स्केल्ड टाइप के जो वर्कफोर्स होती है, और ये स्पेशली हमारे गल्फ स्टेट्स के अंदर यूएई, कतर, बहरीन और ओमान वाली साइड पे जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में विजिट वीजे पे जॉब लेने का हसूल जो है वो मुमकिन नहीं है। हमारे जो यूएई वगैरह के सेक्टर में जो हमारी पाकिस्तानी वर्कफोर्स जाती है, वो एम्प्लॉयर से डायरेक्ट उनसे हमारे जो एक हमारी जो अंदाजे यूथ के है वहाँ मुताबिक से। कितने पाकिस्तानी जा चुके होंगे सरकारी आदाद-ओ-शुमार को हटाकर? अगर मैं ओवरऑल बात देखिए करूं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट देख सेक्टर के फिगर्स भी इसमें ऐड ऑन कर लूं, तो एक अंदाजा क्या है आपका? 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख, कितने? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये लाखों में नहीं है, ये हजारों के अंदर ये वर्कफोर्स का ये फिगर है, जो कि विजिट वीज़ों के ऊपर जाते हैं और जिनको जॉब्स मिल जाती है वो वहाँ पे अपने वीज़ा को कन्वर्ट करा देते हैं, और जिनको नहीं मिलती तो वो वापस अपने पाकिस्तान मुल्क को आ और जाते स्टूडेंट वीजे पे जो जा रहे हैं विजिट वीजे के अलावा? हैं। देखिए, स्टूडेंट वीज़ा तो हमेशा से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर हमेशा से चलता रहा है, और स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा और स्पेशली हमारे यूके वाली साइड पे जो हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो हमारे हमेशा से हर साल में जाते रहे हैं। हमारी फिगर्स जो है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो हमारी अप डाउन हो रही है, जो कि हमारी कोविड के बाद हुई है। हमारी जो है रिकॉर्ड वर्कफोर्स जो गई थी हमारी 2015 में गई थी, और उस टाइम पे हमारी तकरीबन 9.25 लाख के करीब हमारी वर्कफोर्स एक्सपोर्ट हुई थी। अभी तो हम उस फिगर पे भी नहीं पहुंचे। और मैं देखें ऑफिशियली हम वक्त उस के फिगर साथ पे नहीं पहुंचे, लेकिन अनऑफिशियली तो पहुंच चुके हैं। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के नंबर्स भी ऐड ऑन कर लूं, जो मेरे पास फिगर्स हैं। अदनान साहब, आप हमारे साथ आइएगा, यहाँ पर ब्रेक लेनी है मुझे, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, कराची में तैनात हैं कौंसल जनरल बराए यमन मिर्जा अख्तार बेग, बहुत मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब, ये बता दें कि ब्रेन ड्रेन का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। अब तो वर्क फोर्स में स्किल्ड और अनस्किल्ड की अगर मैं बात करूँ, तो स्किल्ड में जो तालीम याफ्ता तबका है, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, फार्मासिस्ट का, अकाउंटेंट का, ये बड़ी तेज़ी से मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? क्योंकि पॉजिटिव अगर हम लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये वर्कफोर्स हमारी बाहर जा रही है और हमारे मुल्क में रेमिटेंसेज आएंगी, तो ये जो पॉलिसी हमने नहीं बनाई है, तो वो इस वर्कफोर्स को हिट तो नहीं कर देगी फ्यूचर में? आप क्या समझते हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जब प्रोफेशनल और स्किल्ड लोग जी जिनको मुल्क के अलावा जॉब्स दस्तयाब होती हैं वो जी जाने का सोचते हैं, जिसको आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं, तो ये मुल्क की इस्तेकाम पे, मुल्क की इकॉनमी के ऊपर उनका अदम इस्तेकाम है, उनका ट्रस्ट और एतबार नहीं है, और वो मायूस होके अब अपने रिस्क रोजी के लिए, अपने फैमिली के बेहतर फ्यूचर के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इस बार 8 लाख पाकिस्तानी ये जनवरी से अगस्त तक जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, जिसमें 1 लाख हाईली प्रोफेशनल्स हैं और स्किल्ड हैं। तो ये फिगर है बहुत अलार्मिंग, इतनी ज्यादा कभी लोग नहीं गए, और इसमें आईटी एक्सपर्ट भी हैं, नर्सेज, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं। तो ये लम्हे, मेरे नज़दीक तो लम्हे फिक्रिया है। रेमिटेंसेस आती हैं, आपका तरसलात ज़र में इजाफा होता है, वो बात की बात है, लेकिन सवाल है कि क्या मुल्क में इन प्रोफेशनल्स के लिए अपना रिस्क रोजी कमाना, अपना कैरियर जारी रखना अब मुमकिन नहीं रहा है? क्या ये लोग मुल्क की
इकोनॉमी में आने वाले वक्त में इस्तेकाम नहीं देखते? क्या ये नहीं समझते कि मुल्क जो है माशी तौर पे बहाल हो जाएगा? इनका अगर जवाब हाँ नहीं है तो ये लहमे यकीनन फिक्रिया, और हमें सोचना चाहिए कि मुल्क की माशी सूरत हाल को हम किस तरह जल्द से जल्द बेहतर करें कि ये लोगों में जो मायूसी है और जो प्रोफेशनल्स में, स्किल्ड में एक बाहर जाने का रुझान है वो रुक सके। देखिए, बाहर जाना इस लिहाज से तो सही है कि हमारे लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब्स उनको मिलेंगी और वहाँ से रेमिटेंसेज आएगा, लेकिन आपके मुल्क को भी काबिल, ज़हीन, प्रोफेशनल्स और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। और जब वो मुल्क में उन लोगों की शॉर्टेज होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, फिर उनकी तनख्वाह ज़्यादा इजाफा करना पड़ता है। डिमांड सप्लाई का इकोनॉमिक्स का सिंपल एक असूल है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो इसके इस अंदाज में दूंगा कि 8 लाख लोग मुल्क से बाहर अपने जरिए माश के लिए जी। मुल्क छोड़ के चले गए हैं। मेरे लिए ये एक लहम फिक्रिया है। और मिर्ज़ा साहब, इनके लिए या इनको रोकने के लिए या इनको फैसिलिटेट करने के लिए आप क्या समझते हैं कि जंगी बुनियादों पर हुकूमत को कौन सा ऐसे इकदाम उठाने चाहिए जिससे पढ़ा लिखा तबका खास तौर पे वो मुल्क छोड़ के ना जाए और हमारे मुल्क में सर्व करे अपनी खिदमत? देखिए, हमारे मुल्क में सबसे पहले तो मुलाजमतों के मौके पैदा करें, जो श्रिंक हो रही है हमारे यहाँ मुल्क की माशत, जी। और सनतें जो हैं उसमें प्रोडक्शन कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, जिससे मुलाजमतों के मौके कम हो रहे हैं। जी। और ये नए लोग या पुराने लोग स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं, इनको मुलाजमतें नहीं मिल रही हैं, तो ये मायूस होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब ये देखें कि पेंडेमिक जब हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ से 2,80,000 लोग हमारे मुल्क से बाहर गए थे, और उसके बाद 2021 में 2,25,000 लोग हमारे मुल्क से बाहर गए थे। लिहाजा ये लहम फिक्रिया इस लिहाज से ज़रूर है कि आप इन लोगों को मुल्क में वो सहूलतें फराहम करें जिनको देख के ये बाहर जा रहे हैं, और वो मायूसी ख़त्म करें जिसकी वजह से ये मुल्क छोड़ रहे हैं। हमें इन स्किल्ड लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है, और हम इनको अपने मुल्क में हमें इस जहन को, इस महारत को इस्तेमाल करना चाहिए जो दूसरा मुल्क इससे फ़ायदा उठाएगा। जी बिल्कुल। अदनान साहब, स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग अगर पाकिस्तान से छोड़कर बैरून ममालिक मुंतकिल होंगे तो इससे यकीनन हमें नुकसान तो हो रहा है ना। अगर एक तरफ फ़ायदा होगा तो दूसरी जानिब हमें नुकसान हो चुका है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, पहले तो मैं बेग साहब की बात को एक करेक्शन करना चाहूँगा कि हमारी जो वर्क फोर्स जो एक्सपोर्ट हुई है इस साल में सितंबर, वो तकरीबन हमारा फिगर 6 लाख के करीब है, हमारा 8 लाख के करीब नहीं है। प्राइवेट अगर आप इसमें ऐड ऑन कर लें तो प्राइवेट अगर नहीं, देखिए प्राइवेट, आप तो देखिए सरकारी गिलानी आदाद-ओ-शुमार साहब, के हिसाब से बात करेंगे ना। आप तो देखिए सरकार, गिलानी साहब आप हमें, तो प्रोमोटर्स देखिए के फिगर्स के हवाले से बात करेंगे। अगर हम जी, ओवरऑल देखें बात गिलानी करें। साहब, देखें गिलानी साहब, हमेशा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल फिगर है उसी की बेसिस के ऊपर सारे एनालिसिस किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर प्राइवेट बेसिस के ऊपर जितने भी लोग जाते हैं उसको उसको हम फिगर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर विजिट वीजे पे वो लोग भी जाते हैं जो कि वापस अपने मुल्क में आते हैं और कुछ अरसे के लिए जाते हैं। दूसरी चीज ये और कुछ समझने लोग की वहाँ हमें स्लिप बहुत भी हो अशद जाते हैं। जरूरत, देखें स्लिप हो जाते हैं, वो अशद जरूरत हमें इस टाइम पे ये समझने की है कि हमारे स्किल्स वर्कफोर्स जो है वो ब्रेन ड्रेन के अंदर नहीं आते। ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ब्रेन ड्रेन के अंदर हमारे प्रोफेशनल और हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी ब्रेन ड्रेन में नहीं आती। देखें 2015 में अगर हमने 9,25,000 के करीब वर्कफोर्स अगर हमने एक्सपोर्ट की है, तो उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन क्या थी, हमारी 2022-23 के अंदर हमारी पॉपुलेशन क्या है, हम पॉपुलेशन का फिगर आउट भी अगर हम करेंगे तो उसको हम लेके चलेंगे, ताकि हमें तो उस टाइम पे अगर हमने 9 लाख वर्कफोर्स भेजी थी, हमें तो 2022-23 के अंदर हमें वर्कफोर्स 11 लाख के करीब भेजनी चाहिए मगर थी, अदनान साहब, ब्रेन क्योंकि ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बड़ा वास्ट है ना। आप उसको किसी भी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बात नहीं तो ये हो रही है नहीं कि नहीं मुआशी ब्रेन, बदहाली से तंग देखें आकर, स्किल्ड और अनस्किल्ड, देखें ब्रेन, महंगाई से तंग आकर, देखें स्किल्ड और अनस्किल्ड, अमन अमान की सूरत से तंग आकर, स्किल्ड और अनस्किल्ड जो हमारी वर्क फोर्स है वो अगर पाकिस्तान छोड़कर जा रही है तो चले, अगर ये पॉजिटिव भी अगर हम ले लें
तो इस पॉजिटिव को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इंजेक्ट कैसे करेंगे अपनी इकोनॉमी में, उसके लिए हमें पॉलिसीज की जरूरत है। अगर जितनी भी वर्क फोर्स है अगर वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, बैरून ममालिक मुंतकिल हो रही है, और वहां से रेमिटेंसेस, ख्वाह वो सऊदी अरब से हो, यूरोप से हो, अमेरिका से हो, या किसी भी गल्फ स्टेट से हो, अगर वो पाकिस्तान आता है तो हमें फायदा होगा। और वो फायदा इसी सूरत में होगा ना जब हमारी कोई पॉलिसी होगी, और हमारी ये पॉलिसी पायदार है या नहीं है। डॉलर जो अभी नीचे आ रहा है, इसमें मुस्तकबिल के अंदर हम पायदारी देखेंगे या नहीं देखेंगे, इस पर तो एक सवालिया निशान है ना। अगर पॉलिसी बेहतर नहीं हुई तो जितनी भी वर्क फोर्स हमारी बाहर जा रही है तो इससे हम फायदा नहीं उठा सकेंगे। इस बात को तो आप तस्लीम करते हैं अदनान साहब? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं वही बार बार बात करूंगा कि हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स जो है, स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट में नहीं आती। हमारी वर्कफोर्स 70 to 80% हमारी लेबर कैटेगरी में जाती है गल्फ स्टेट्स के अंदर। और हमारी अगर कुछ जो ब्रेन ड्रेन वाली अगर हमारी वर्कफोर्स बाहर जा रही है तो वो हमारे मुल्क को ही बाहर जाके रिप्रेजेंट करती है। आप ये देखें कि किस बेसिस के ऊपर वजीर खजाना साहब ने 33 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस का टारगेट 2023-2024 के फिस्कल ईयर का रखा था। देखें, वो आपकी इधर की सारी इकोनॉमी को और हमारे क्राइसिस जो इस टाइम पे चल रहे हैं उसी की बेसिस के ऊपर रखा था। उस वक्त सबसे डॉलर पहले की इस टाइम पोजीशन पे रुपए मार्केट, इंटरबैंक मार्केट में आपको मालूम है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी, उसके बाद भी पहुंची। तो अगर उन्होंने रेमिटेंसेस का टारगेट रखा था तो उन्होंने डॉलर के फिगर को शायद मिस कर दिया या डॉलर के फिगर को सामने रखा था। आज जाके अगर डॉलर कम हो रहा है मौजूदा हुकूमत और हमारे अस्करी इदारों की मेहनत से, तो इसका फायदा हम फ्यूचर में उठा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि हमारे मुल्क में बेरोजगारी तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, उसका तो इम्पैक्ट आ रहा है ना ऑब्वियसली। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज भी समझिएगा कि हमारे सिंध बोर्ड के अंदर, सिंध के अंदर हमारे पिछले अभी जो मैट्रिक के जो पेपर दिए, तकरीबन 50 लाख बच्चों ने मैट्रिक का पेपर दिया है। जी 50 लाख पूरे सिंध के अंदर 50 लाख बच्चों ने मैट्रिक का पेपर दिया, और 50 लाख में से तकरीबन 25 से 26 लाख बच्चों ने आगे इंटरमीडिएट के अंदर एडमिशन लिया है। जी पहले मुझे ये सवाल, मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूं कि ये मुझे 25 लाख जो बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट के अंदर आगे कॉलेज लाइफ के अंदर एडमिशन नहीं लिया, वो हमारी यूथ कहाँ गई है? हमें पहले अपने उस यूथ एजुकेशन के लिए सिस्टम क्या को क्या, बेहतर, उस यूथ के लिए प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। और वो हमारा प्रोग्राम का वक्त 25 खत्म होने लाख वाला है बच्चा अदनान जो, साहब, शॉर्टली बताइएगा। देखें, जो वो 25 लाख बच्चा वो हमारा कहा गया। यूरोप के अंदर इस टाइम पे तकरीबन 12 से 15 लाख वर्कफोर्स हर साल चाहिए उनको, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। जापान को चाहिए 3 से 3.5 लाख वर्कफोर्स चाहिए। उनकी पॉपुलेशन का मसला है, उनके पास यूथ की कमी है। हमारे पास यूथ है, हमें इस यूथ को यूटिलाइज करना है। क्या हमारे पास यूथ की यूटिलाइजेशन पाकिस्तान में है? क्या हमारे एक्सपोर्ट का टारगेट जो 30 अरब डॉलर का रखा है और रेमिटेंसेस का 33 अरब डॉलर रखा है? मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर 2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए ये पॉलिसीज प्रॉपर्ली बना दी जाए तो हम इसको 45 से 50 अरब डॉलर तक रेमिटेंसेस जी को लेके बिल्कुल जा बिल्कुल, सकते आप हैं। सही कह रहे हैं। पॉलिसीज के रेमिटेंसेस, ऊपर सारी बात आ जाती है ना, मैं वही तो आपसे कह रहा जी हूँ जी, कि इस वक्त पॉलिसीज होनी इसी चाहिए। मिर्जा साहब, आखिर में ये मुझे बता दें कि क्या ये जितनी भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है या वर्क फोर्स हो रही है, स्किल और अनस्किल लेबर बाहर जा रही है, अब रेमिटेंसेस के टारगेट हम अचीव कर लेंगे? अगर नहीं करते तो फिर हमें क्या इकदाम उठाने जी चाहिए? देखिए, रिमिटेंसेस जो हमारी डिक्लाइन हुई है 30-31 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब हो गई, जी उसमें एक बड़ा वजह यह था कि हमारे इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट का फर्क 30-30 रुपए हो गया था। लिहाजा एक गरीब पाकिस्तानी मजदूर को 30 रुपए फी डॉलर ज्यादा मिल रहे थे, तो वो हवाले से उसने पैसे भेजे, बैंकिंग चैनल में वो नहीं आया जी और हमको 4 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर की कमी का सामना करना पड़ा। लेकिन जी अब हुकूमती इकदाम की वजह से इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में बमुश्किल 1 रुपए का फर्क कराया गया है, जी और 1 रुपए के फर्क में कोई हवाला और हुंडी के लिए नहीं जाएगा। अब इस बार आपको सुन के खुशी होगी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6% हमारी रिमिटेंस बढ़ी है, और रेमिटेंसेस हमारी माशाल्लाह बढ़ के जो 3 अरब डॉलर का फर्क हो गया था, इसको कैचअप कर लेंगे, क्योंकि अब लोग बैंकिंग चैनल से भेजने को प्रेफर करेंगे। अनऑफिशियल चैनल या ओपन मार्केट में मुश्किल से 1 रुपए का फर्क आ गया है। जी तो बिल्कुल, ये आप डिपेंड सही पूरा कह ये रहे करता हैं। है मिर्जा कि साहब, यहाँ प्रोग्राम का मार्केट वक्त में खत्म होता है। और दोनों मौजूद मेहमानों का मैं बहुत इंटरबैंक में शुक्रिया अदा आपका करता हूँ। फर्क अदनान ज्यादा, कराचा साहब और मिर्जा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान से बड़ी तेजी से शहरों का इखलाज जारी है। जाहिर सी बात है, जब मुल्क के अंदर बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, तो उससे तंग आकर लोग रोजगार के हुसूल के लिए बैरून ममालिक की राह लेंगे। और देखें, जब
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तवानाई का बहरान होगा, तो जाहिर सी बात है ट्रेड साइकिल हमारा डिस्टर्ब होगा और इसका लामौला असर जो है वो लोगों पर आएगा, सारिफ पर आएगा, रोज़गार पर आएगा और इसी की वजह से हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है। हमने अपने टारगेट मिस किए। उम्मीद ये की जा रही है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के बाद हम अपने तरसीलाती ज़र के हदफ को हासिल कर पाएंगे। ये सारी उम्मीदें हैं, लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, अगर उनसे इस्तिफादा उठाना है तो हुकूमत को कोई ना कोई पॉलिसी उनके लिए मुतारिफ करानी होगी ताकि पाकिस्तान के रिजर्व्स पर इसके मुस्बत असरात मुरतब हो सकें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।